हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज आप इस क्लास में, इस लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के पीवाईक्यू 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन को आज आप सीखेंगे, वो भी साइंस सब्जेक्ट के। तो आइए आज आप साइंस विषय के 20 एमसीक्यूज को आप सीखिए और आप इसको मल्टी टाइम रिवाइज करिए, ताकि यदि इससे या यही आई से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से 20 का 20 आप एमसीक्यू सही करके आइए। तो देखिए, पीवाईक्यू लगाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और आपको उससे संबंधित और भी टॉपिक को आपको तैयार रखना है। हालांकि आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन किस नजरिए से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उस नजरियों को हमें समझना है। उनके नजरियों को समझकर अपना नजरिया से क्वेश्चन को हल करके एग्जाम में आना है, ताकि बढ़िया से बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहले एमसीक्यूज का पोर्शन। देखिए, हाई स्कूल परीक्षा 2025 का विज्ञान केवल प्रश्न पत्र का सेट जो है 824 सीपी, 824 सीपी जो सेट है, इस 824 सीपी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको खंड ए मिलेगा। साइंस पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, एमसीक्यू होगा। तो इसको आपको पढ़ना होगा, पढ़ करके जो राइट आंसर होगा आपको एमआर मिलेगा। वो एमआर पे आपको काला करना होगा काले पेन से, उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शन सही है उसको लिखना भी होगा। ठीक है, तो आप फिलहाल अभी आज केवल टिक ही करना सीखिए और अगले क्लास में आपको हम ओएमआर भरने का प्रोसेस पूरा भी बताएंगे और फिर भी क्वेश्चन और उसके साथ कराएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। फोकस दूरी का मतलब हुआ फोकल लेंथ अर्थात एफ कितना दिया है? 10 सेमी दिया है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या अर्थात हमसे आर पूछा है और आपको पता होना चाहिए, तो नहीं पता है तो समझिए, जो फोकस दूरी जितनी होती है उसका जो दूना होता है वही होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? डीएफ होता है। और एफ का मान जब दिया है 10, तो वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 सेमी। कितना हो जाएगा? 20 सेमी। कैसे हुआ इसका हल हम यहीं पे कर देते हैं, इसी में हल कर देते हैं। यह कितना दिया है? यह बराबर दिया है 10 सीएम। ठीक है, इसलिए वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 एफ हो जाएगा, 2 गुणे 10 सीएम। ये बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर कौन होगा आपका? ये सी वाला आंसर। कौन आंसर होगा? सी वाला आंसर होगा। इधर बी और डी मत समझिएगा, ये कौन सा राइट आंसर है? सी वाला है। हमने यही इसको हल कर दिया। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है दूसरा प्रश्न आपका। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? तो आपको ध्यान देना है, जो है श्वेत प्रकाश में जो कि 7 रंग होते हैं, जो दृश्य होते हैं, जो दिखाई देते हैं, तो 7 रंगों में सबसे न्यूनतम अर्थात कम विचलन किसका होता है? तो ऑप्शन के अनुसार चल रहा है। वैसे तो सबसे न्यूनतम विचलन जो होता है लाल रंग के प्रकाश का होता है। क्या ऑप्शन में लाल रंग है? नहीं है, लाल रंग नहीं है। तो कैसे जानेंगे इसका राइट आंसर कौन होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा, ध्यान से देखना है। विचलन का जो क्रम होता है वो कैसे होता है? घटता हुआ क्रम आता है। विब्योर आप जानते होंगे, वी आई बी जी वाई ओ, यह है आपका विब्योर। ये क्या है? यह इन धनुष में जो रंग होते हैं उन रंगों का क्रम है। तो यहाँ पर एक घटते क्रम में है, ये सभी क्या है? घटते क्रम में, ऐसे ऐसे घटते क्रम में है। तो देखिए, सबसे कम कौन विचलित होगा? रेड वाला। रेड ऑप्शन नहीं है। रेड ऑप्शन क्या है इसमें? लाल नहीं है। ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं है, लेकिन व्हाइट येलो है, येलो है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, सबसे कम विचलन इस ऑप्शन के अनुसार कौन होगा? इस ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम लाल, ठीक है, और उससे थोड़ा सा और ऑरेंज, क्योंकि दोनों ऑप्शन जब नहीं है तो इसके बाद ये वाला येलो आता है। येलो ऑप्शन दिया था, क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार हम इसको रेड से क्लिक कर देते हैं, ये पीला, पीला वाला सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रश्न को कर चुके हैं, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं।
और देखिए तीसरा प्रश्न क्या किया गया, ध्यान से समझना है। एक उत्तल लेंस के सामने, एक कोई उत्तल लेंस है, इसके सामने f तथा 2f के बीच, यह मतलब जो है प्रथम मुख्य फोकस है और ये 2f यानी वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी है। निम्न में से कथन, कौन सा कथन जो है प्रतिबिंब के लिए सही है? तो आपको ध्यान देना है, ये f और 2f के बीच वाला, f और जब 2f के बीच हम रखते हैं तो ये चौथा स्थिति है वस्तु को रखने का। जब हम चौथे कंडीशन अर्थात f और 2f के बीच रखते हैं या 2f या f के बीच रखते हैं तो वस्तु का इमेज जो है वो बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। देखते हैं वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा कौन सा है, तो वास्तविक और वस्तु से बड़ा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, यही राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, f और 2f के बीच होगा तो कहां बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्या है, आंख में प्रवेश, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है वो नेत्र पुतली, नेत्र तारा या पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा, नेत्र पुतली या तारा द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपके सामने है, नेत्र तारा या पुतली द्वारा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है, कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ करके रेटिना पर फोकसित करता है इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मांसपेशी होती है, तो इसका यहाँ पे नहीं काम है, बस प्रकाश को नियंत्रित करने वाला पुतली होता है। अधिक यदि प्रकाश आता है ना, यदि प्रकाश अधिक मात्रा में आता है तो पुतली अपने आप को छोटी कर लेगी, जिससे क्या होगा, प्रकाश नहीं जाएगा और प्रकाश सीमित मात्रा में आएगा। प्रकाश अगर कम आएगा तो अपने आप बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये काम करती है नेत्र तारा या पुतली। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है आपका 5वां। ये क्या है, 4 ओम का एक प्रतिरोध अर्थात R का मान दिया है 4, 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। V का मान दिया है 16, प्रतिरोध से प्रति सेकंड अर्थात T का मान दिया है 1 सेकंड गुजरने वाला आवेश है। गुजरने वाला आवेश हमसे पूछा गया है, तो चलिए इसको हम बगल में ही हल करते हैं, इसको इसी में एक लाइन में इसको हल कर देते हैं। तो देखिए यहीं पर पूछा गया है, आवेश का मान पूछा गया हल, तो Q बराबर हम निकालेंगे, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, लेकिन I नहीं दिया है। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपान R, I बराबर होता है V अपान R होता है और इनटू T दिया है, एडवांस में रख देंगे। अब देखते हैं क्या क्या दिया है, V का मान दिया है 16 वोल्ट, R का मान दिया है 4, ठीक है, समय का मान दिया 1 सेकंड, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 कूलम। इस प्रकार जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या होगा, 4 कूलम। इस प्रकार यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 कूलम। ठीक है, तो Q बराबर IT और I बराबर V अपान R, V अपान R इंटू T, इन सबका मान रखेंगे, आ जाएगा 4 कूलम। इस प्रकार जो है प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश Q का मान कितना होगा, 4 कूलम होगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है, एक कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध जो है 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो 3 तार के टुकड़े को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है R डैश हो तो इनका अनुपात R अपान R डैश क्या होगा। ठीक है, अब आपको समझना होगा, देखिए यहाँ पर कोई चालक तार था, ऐसे चालक तार था, इसको 3 बराबर भाग, देखिए एक चालक तार था, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये पहला हो गया है, ये हो गया है दूसरा, ये हो गया तीसरा, तो पूरा 9 था ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओमेगा, ये भी हो जाएगा 3 ओमेगा और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 ओमेगा। ठीक है, 3 ओमेगा हो जाएगा। तो इसको हम ये समांतर क्रम में अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, समांतर क्रम में यहाँ निकाल लेते हैं R डैश, देखिएगा ध्यान से, 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 धन 1/3 धन 1/3। तुल्य प्रतिरोध यही होता है समांतर में, तो इसको हम करेंगे, हो जाएगा 1 ऊपर है 3, हो जाएगा 3/3 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो R डैश का वैल्यू कितना आ गया है, R डैश का वैल्यू हो गया है ये। ठीक है, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर डैश का वैल्यू 1 आ गया है तो हमसे क्या पूछा है, R अपान R डैश, R का मान दिया है 9, R डैश का मान दिया है 1, तो 9/1 का मतलब कितना आ जाएगा, 9/1 का वैल्यू आ जाएगा
9। इस प्रकार राइट आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आय का मान 9 दिया है, लेकिन जब 3 टुकड़ों में काट देंगे प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/8 बराबर 1/3 1/3 1/3, इसको ऐड करेंगे 3/3 आ जाएगा 1। इस प्रकार r डैश का जब मान आ गया 1 तो 9/1 का मान कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आइए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती है। धारावाही परिनालिका क्या होती है? तो धारावाही परिनालिका क्या होती है, जब हम एक बेलनाकार कोई खोल है, बेलनाकार तांबे का कोई खोल है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तार लपेट देते हैं, ठीक, और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो बन जाती है धारावाही परिनालिका। और धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है, वहां से बल रेखाएं निकलती है, और जब बल रेखाएं निकलती हैं तो परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। कहाँ होती है? परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो मध्य में परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 7 का हो जाएगा सी। राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा सी। कैसे इसका यूज होगा? तो देखिए कुछ इस प्रकार धारावाही परिनालिका होती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे इसके ऊपर ऐसे तार लपेट दिया जाता है, थोड़ा सा हम लोकल ही बना दिए हैं। ठीक है, तो यहां से जब बल रेखाएं गुजरती है ना, तो ध्यान देना है बल रेखाएं कैसे होती हैं, तो कुछ ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, और इस प्रकार ऐसे होंगी और ऐसे होंगी, लेकिन जो बीच से बल रेखाएं गुजरती है ना, वो क्या होगी, एकदम समांतर ऐसे सीधा एकदम। कैसे जाएंगे एकदम, थोड़ा सा देखिए, कोई रेखा न काटे, यहाँ बाय मिस्टेक हो कट गया है, तो सीधे बीच वाली रेखा क्या होती है, अक्ष के समांतर होती है। बीच वाला क्या होगा, अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, इस प्रकार 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका 8वां प्रश्न है, यहाँ पर अम्ल वर्षा में अर्थात अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा में जल का जो पीएच मान होता है वो 5 से कम हो जाता है। कितना हो जाता है? अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? 5 से कम हो जाता है। राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 क्या है? क्रिया जड़यन अर्थात जो जिंक है सॉलिड स्टेट में है, कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करता है, तो क्या करता है, ये कॉपर जो है ये विस्थापित हो जाता है किसके द्वारा? जिंक द्वारा। बताना इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जिंक अपचयित हो रहा है? नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है उपचयित हो रहा है या जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है CuO अपचयित हो रहा है अर्थात कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना उसका अपचयन होना कहलाता है, और इस प्रकार कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। यही क्या होगा? यही राइट आंसर होगा, यही सही। ठीक है, यही क्या होगा? सही होगा। और कॉपर अपचयित हो रहा है, तो कॉपर अपचयित बोला जा रहा है, ये यहाँ पर कॉपर नहीं हो रहा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो जड़यनो अपचयित नहीं हो रहा है, जड़यनो अपचयित नहीं हो रहा है, केवल यही राइट आंसर सही है। तो हमने आपको थोड़ा आपको समझाने के लिए बताया है, राइट आंसर आपका केवल बी होगा। अब बात करते हैं 10वां प्रश्न संख्या की। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? ये होती है 4। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, धावन सोडा। धावन सोडा है कैसा लवण है? याद रखना है, धावन सोडा जो है ये क्षारकीय लवण है। धावन सोडा कैसा लवण है? ये क्षारकीय लवण है। इसको आप याद रखिएगा। धावन सोडा का फार्मूला क्या है? ये है Na2CO3 इंटू कितना होता है? 10H2O होता है। इसको आप याद रखिएगा। धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये क्या है? क्षारकीय लवण। इसको आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की। ये क्या है? 12वां प्रश्न क्या है? एथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई अल्कोहल होगा, अल्कोहल का अगर धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल होगा, अल्कोहल प्लस मेटल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्कोहल
यदि अल्कोहल प्लस धातु, ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलना है। क्या बनेगा, एसीटेट लवण बनेगा, धातु एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा धातु एसीटेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे के प्रश्न की, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमने क्या बताया, बारहवां का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, आपके सामने है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 अभिक्रिया HCl अर्थात एक्वियस जलीय विलयन में HCl और NaOH दोनों जलीय विलयन में, इन दोनों की अभिक्रिया से NaCl जलीय विलयन में प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो याद रखना है अम्ल और क्षार। ये क्या है, HCl अम्ल है, ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या बना, लवण बना, और ये क्या बना, जल बना। तो क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया को, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इससे लवण और जल प्राप्त होता है। फिर आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक विषम पोषी जीव है। विषम पोषी जीव का मतलब होता है जो दूसरे जो समपोषी जो जीव हैं उनके द्वारा बनाए हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग करके अपना पोषण करता है। तो फफूंदी, इसमें राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। जो फफूंदी होता है ये दूसरे जीवों पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। जो हरी घास है ये स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आम का पेड़ ये भी सजीव है, सजीव है, लेकिन कैसा सजीव है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये उत्पादक है। हरी घास, आम का पेड़ और केले का पौधा, ये सभी क्या है, उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको हम समपोषी कहते हैं, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। जबकि जो है फफूंदी जो है ये क्या करता है, विषमपोषी पोषण करता है। ये इनके द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है अपने भरण पोषण के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम मतलब होता है जिसको जो मैन मेड होता है, इंसान द्वारा जो निर्मित होता है उसको बोलते हैं कृत्रिम। तो इसमें देख रहे हैं वन तो नेचुरल है, नदी नेचुरल है, बागीचा यही क्या है, मैन मेड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागीचा। मरुस्थल भी तो आपका नेचुरल है, तो बागीचा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, मैन मेड है, कृत्रिम इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो फुफ्फुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, फेफड़े में। फुफ्फुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, फेफड़े में, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आप फिर से देखिएगा, फुफ्फुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर होगा फेफड़े में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यहाँ पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन खास CFCs किस गैस का आवश्यक करती है। किस गैस का आवश्यक करती है, गैस का तो करती है, ओजोन लेयर का ही करती है, वही है ओजोन का। ओजोन गैस और उसका एक लेयर भी बनता है ओजोन गैस का। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, ओजोन का, ओजोन जो गैस है उसका अणुसूत्र क्या है, एडवांस आपको बता रहे हैं, अणुसूत्र क्या है, ये है O3, ठीक है। तो ओजोन गैस का जो है आवश्यक करती है, यहाँ ओजोन परत का आवश्यक करती है CFC, और इसका अणुसूत्र क्या है, O3 है। इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इनमें से कौन सुमेलित है, आपको बताना है। तो प्लेनेरिया जो है में कायिक प्रवर्धन होता है, नहीं। स्पाइरो गायरा में होता है, हाँ बिल्कुल सही है। बी वाला जो है राइट आंसर है। बी वाला क्या है, बी वाला जो है यही राइट आंसर है। बी वाला स्पाइरो गायरा जो है खंडन, इसमें प्रजनन होता है, खंडन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। देखिए अमीबा का विखंडन द्वारा होता है, गन्ना का कायिक प्रवर्धन होता है, प्लेनेरिया का जो है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा इसका होता है, पुनर्जनन होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बिल्कुल सही है, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन, ये भी सही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, बिल्कुल सही है। इस प्रकार ABC तीनों आंसर जब सही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा डी, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।